जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा सब्जेक्ट सामाजिक क्लास 10th, उसी का पार्ट इकाई 3rd नागरिक शास्त्र। उसमें हमारा लेसन 4th यानी कि पार्ट 4। पार्ट का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, अलग अलग बिरादरी के इसमें जाति और धर्म, अपना अपना अलग अलग धर्म और लैंगिक मसले यानी कि स्त्री और पुरुष के मामले। जाति और धर्म और लैंगिक मसले के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। इसके विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, 2-3 बिंदु बताने जा रही हूँ। जैसे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। बहुत कुछ सुधार हुआ है, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि पहले तो स्त्री को कुछ मानते ही नहीं थे, चाहे वो कितना भी जी जान से कार्य करे और कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उनको जो दर्जा पीछे ही दिया जाता था पुरुषों से। लेकिन आज भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि इतने स्वतंत्रता के बाद में धीरे धीरे लेडीजों आगे लड़कियों को पढ़ाने लगे। अब धीरे धीरे इतना सुधार हो गया है कि वो पढ़ाई में बराबर, जब लड़कियां मेहनत करती हैं तो पढ़ती भी अच्छा हैं, उसके बावजूद भी फिर भी कुछ पीछे हैं। क्यों हैं पीछे? कि भारतीय समाज आज भी पितृ प्रधान देश है, यानी कि पितृ प्रधान, पिता प्रधान। घर का जो मुखिया होता है वो पिता ही होता है। चाहे वो लेडीज कितना भी कमारी हो, कितना भी ऊंचा उसका पद हो, लेकिन उसमें प्रधान जो होगा बच्चों का, जो पिता ही कहलाएगा। भारत के किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। लिंग व धर्म के आधार पर विभाजन तो समस्त विश्व में देखा जा सकता है, लेकिन जाति पर आधारित विभाजन केवल भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। प्राय यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। यहाँ भारत में लोकतंत्र को कामकाज की कसौटी पर परखने और सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं, लिंग, धर्म और जाति का वर्णन करते हैं। यह असमानता है, समानता और असमानता है, यानी कि एक समान माना अगर समानता है तो बराबर का हिस्सा होता है, और असमानता है तो उसमें अंतर होता है। अंतर कि जैसे कि स्त्री और पुरुष, और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, तथा इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकारी है या नहीं है। श्रम का लैंगिक विभाजन इस अध्याय के मुख्य बिंदु है। अब नंबर 2 है हमारा, ये था पाठ का परिचय। नंबर परिचय यानी कि इस पाठ पर का परिचय हुआ। और नंबर 2 आता है हमारा लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक मसले और राजनीति
लैंगिक असमानता के रूप में इस सामाजिक असमानता को हम हर जगह देख सकते हैं, लेकिन राजनीति के अध्याय में इसका वर्णन अल्पनीय है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक, प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन जैसे कि लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, अपितु यानी कि इसके अलावा इन दोनों के बारे में प्रचलित जो पहले से ही छवियां बनी हुई है वो पहले से ही तो सामाजिक भूमिकाएं निभाता है, यानी कि सामाजिक भूमिका है, समाज जिम्मेदार है इस चीज़ का कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना, स्त्री कितनी भी मेहनत कर ले, ऊंचा पद जो होता है, ऊंचा दर्जा वो जेंट्स को ही दिया जाता है। स्त्री हमेशा जेंट्स से 1 घंटा अधिक कार्य करती है, पूरे दिन तो करती है लेकिन उनसे 1 घंटा अधिक भी कार्य करती है, लेकिन वो काम उनका गिना नहीं जाता। निजी और सार्वजनिक थर्ड है हमारा। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। निजी अपना, जैसे कहते हैं ना, ये मेरा अपना निजी कार्य है, अपना पर्सनल कार्य है, और सार्वजनिक सबका होता है। निजी और सार्वजनिक। हमारे देश में लिंग आधारित भेदभाव बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहा है, यानी कि लिंग भेदभाव वही स्त्री और पुरुष का जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर रोजगार, हर जगह पर लैंगिक भेदभाव साफ साफ नज़र आता है। इस भेदभाव को कायम रखने में सामाजिक और राजनीतिक पहलू बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साफ साफ नज़र कैसे आते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, लड़कियां पढ़ती हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाती हैं, लड़कों से ज़्यादा बेटर रिजल्ट होता है उनका। स्त्री है, काम करती हैं बराबर में, अगर कहीं जॉब कर रही है या मजदूरी कर रही है, मेहनत करती हैं पूरा, और उनकी पेमेंट में भी अंतर होता है और उनका काम भी इतना नहीं गिना जाता। तो साफ साफ नज़र आता है इस भेदभाव को कायम रखने में सामाजिक और राजनीतिक पहलू बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत बड़ा मतलब भूमिका निभाना, ये नहीं सोचते कि जब स्त्री पुरुष दोनों बराबर टाइम में काम कर रहे हैं, अगर 8 घंटे काम या 6 घंटे काम पुरुष कर रहा है और इतने घंटे स्त्री भी कर रही है, तो बराबर का ही पेमेंट होना चाहिए, बराबर का ही वेतन होना चाहिए उनका। तो भारत में, हमारे अपने भारत की बात करते हैं, हमारे भारत में 144 देशों की सूची में 108वां नंबर है। अगर 144 देशों की बात की जाए तो उसमें हमारा भारत 108 नंबर पर आता है, और 108 इस रैंक से साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और कितनी गहरी है। इसके अतिरिक्त
मतलब भेदभाव तो होता ही है, उसके अलावा भी इसके अतिरिक्त जो है, इससे अलग महिलाओं ने अभिव्यक्त और पारिवारिक जीवन में भी बदलाव किया और बराबर की मांग उठाने की कोशिश की कि जब हम काम करते हैं तो हम बराबर का दर्जा क्यों नहीं ले सकते। इस प्रकार के आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। देखिए, चलो स्त्री पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई काम कर रहा है और उसको उसके काम की मजदूरी नहीं मिलती है, कीमत नहीं मिलती है, तो दुख तो होता है कि ये बात नहीं है कि भाई ये स्त्री है तो इसने तो काम तो स्त्री ने भी जेंट्स जैसा ही किया है, तो उसको भी इतना ही मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मांग उठाई कि जब हम काम पूरा करते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलता, हमें पीछे का दर्जा क्यों दिया जाता है। तो इसे नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। आज देखिए, आज के दौर में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रबंधक और वैज्ञानिक, इन सभी में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। पढ़ाई में भी आगे हैं। सबसे शुरू में तो स्कूल से ही देख लीजिए, पढ़ाई करती हैं लड़कियां, पढ़ाई भी करती हैं और घर का भी कार्य कर लेती हैं, और लड़कों से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है उनका। ऐसे ही फिर वो पढ़ लेती हैं तो कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनती है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई प्रबंधक, वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। तो लेडीज आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश की लेडीज देखो, क्या ना, पायलट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सब में ही सबसे आगे चल रही हैं, मेहनत करती हैं और घर का कार्य भी देखती हैं, परिवार का भी देखती हैं और रोजगार में भी सबसे अच्छे हैं। तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ना। उसके बावजूद भी पिता प्रधान होता है। चाहे आप अपने परिवार में देख लीजिए, मान लिया किसी की किसी की मम्मी टीचर है, किसी की मम्मी कोई अधिकारी है और कर रही है, और ज़रूरी नहीं है कि पापा जॉब पे हो या मम्मी करती हो, लेकिन घर का कोई भी बाहर से भी आके पूछेगा, कोई गांव से, कोई रिलेशन में, सबसे पहले वो पिता को ही पूछते हैं और पिता को ही दर्जा दिया जाता है। पिता प्रधान, घर का मुखिया मेन पिता कोई होता है। और ये भेदभाव दंश झेलना पड़ता है किसको? लेडीज़ों को। इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्हें बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। आज़ादी के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था। पढ़ाने में भी, क्योंकि माता पिता भी लड़कों पर कितना खर्च कर देते हैं पढ़ाने में, उनकी इच्छाएं पूरी करने में, उनको घूमने फिरने में उनको फुल आज़ादी होती है, लेकिन लड़कियों को नहीं देते। वे भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। कौन है पीछे? सुधार तो हुआ है मेहनत करते हुए भी, लेकिन फिर भी उसके पीछे हैं, लड़कों से पीछे, जेंट्स से पीछे हैं। पिता प्रधान मान सबको पता है कि चाहे वो कितना भी कमा ले, लेकिन घर का मेन मुखिया पिता ही होगा। महिलाओं के साथ साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन भी होता है। उनको उनकी इच्छाएं, उनके कार्य करने में बाधा जरूर पैदा हो जाती है। वो कैसे? तो है कि मान लिया जैसे स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या जो वैसे तो सीमित ही होती है, लड़कियों की एक सीमित संख्या की उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा, यानी कि ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा, बड़ी शिक्षा, बड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हैं, लड़कों से ज़्यादा पढ़ाई करती हैं। और जब हम स्कूली परीक्षाओं का परिणाम देखते हैं तो उसमें भी निरीक्षण निकल के लड़कियों का ही आता है, तो उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर होता है, लेकिन आगे की पढ़ाई करने में उनकी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। वो दिक्कतें क्या होती हैं? क्योंकि उनको माता पिता उनको संसाधन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मान लिया कहीं दूर भेजना है, कोई किसी का गांव से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जाने में दिक्कत होती है। लड़कों को तो भेज देंगे एक बार कि भाई चलो, उनके लिए तो साइकिल, मोटरसाइकिल सब चीज़ कर देते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए करने को तैयार नहीं होते। अभी भी बहुत सारे ऐसे
माता पिता हैं, और लड़कों पर ही अधिक खर्च करते हैं, लड़कियों पर खर्च नहीं करते, जबकि लड़कियां पढ़ाई में अव्वल होती हैं, कार्य करने में भी फर्स्ट होती हैं। भारत के अनेक भागों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़के की चाह मतलब अगर किसी के लड़की हैं 2 या 3 तो फिर भी रहेंगे कि या एक ही है, और पहला अगर बेटा है तो ठीक है, बेटे पे ही पूरा खर्च करेंगे, खुल के खर्च करेंगे। लेकिन ये नहीं देखते, अगर हम भेदभाव रखेंगे तो आगे देखिए, आज का जो रिजल्ट चल रहा है, अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद, अब तो लड़कियां बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, उसमें भी जन्म से लेकर लड़की को जन्म से पूर्व ही मतलब जन्म से लेकर जब उसका जन्म होता है, बहुत से तो उसे पहले ही हटा देते हैं कि लड़कियां आनी नहीं चाहिए, जबकि हर घर में लड़कियां, जिस घर में लड़कियां होती है उस घर में हमेशा ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि हाँ, परिवार बहुत अच्छा है, परिवार में हंसमुख रहता है। क्योंकि लड़के तो मान लिया बाहर चले गए तो घर पूरा खाली हो गया, तो घर से लड़कियों से ही परिवार लगता है कि हाँ, इस परिवार में 2-4 कैंडिडेट हैं। लेकिन भारत में अनेक भागों में क्या होता है, भारत के और देशों में तो इतना नहीं होता, और देशों में तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको इतना नहीं होता। हमारे देश में ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसको जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। इसके तरीके, जो ये तरीका है, ये मानसिकता यानी कि हमारे दिमाग में होता है कि यार लड़की हो गई तो इसको पढ़ाने में, इसको रखने में, इसका ध्यान रखने में, इसकी शादी में खर्च होगा, और बेटा हो गया तो बड़ी खुशी मनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अगर अनुपात लगाया जाए, अगर अनुमान लगाया जाए तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 927 रह गई है। और इसका नक्शा, अगर साथ साथ इसका नक्शा बनाता है तो कई जगहों पर तो अनुपात इसका 850 और कहीं 800 से भी नीचे चल रहा है। मान लिया 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, तो 200 लड़कियां कहाँ से आएंगी? तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि लड़कियों को नहीं, लड़कियां हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा मिल जाए, बराबर मेहनत करते हैं, बराबर पढ़ाई करते हैं, बराबर जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, और तो फिर भेदभाव क्यों करना? भेदभाव नहीं होना चाहिए। 4th पॉइंट है हमारा महिलाओं का राजनीति। इसके विषय में मैं कल आपको जानकारी दूंगी। आज बस इतना ही है आज के लिए। 3 पॉइंट, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। इससे आगे के हमारे कई पॉइंट हैं, वो हम कल बताऊंगी। इसके विषय में जानकारी लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।